नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे आज के दिन की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर रखी है हमारे संवाददाताओं ने नजर। उनसे जुड़ेंगे और उनसे इन खबरों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट की प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सहकार से समृद्धि और कृषकों के आय में बढ़ोतरी के मकसद से कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए सहकारी संघों की स्थापना को मंजूरी दी है। कृषकों का आय में वृद्धि और उसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराने, उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग तथा कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता देने के लिए इन तीनों संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को हर स्तर पर सहायता मुहैया कराएगी। एक बहुत बड़ी क्षमता हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में है और भारत के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का जो दायरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए ये संशोधन किए गए हैं और इसलिए इन संशोधनों के माध्यम से उत्पादन स्थानों के नज़दीक तथा रेस्पॉन्सिबल प्राइस पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़ को भी उपलब्ध कराया गया है। और इसके लिए जो अभी तक देश में एक अभाव महसूस किया जा रहा था कि नेशनल लेवल पर कोई कोऑपरेटिव संस्था नहीं है, ये विशेष रूप से हमारे किसानों के जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि इन सहकारी संस्थाओं को कृषि और सहकारी क्षेत्र की शीर्ष संगठन के रूप में मजबूत करने के लिए सरकार विशेष सहायता करेगी। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के द्वारा भी जो एक नया संस्थागत सोसाइटी का जो ढांचा उपलब्ध कराया गया है उसके अंतर्गत एक ऐसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया जाएगा जिसमें ट्रेडिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन के काम को और पूरा ही नहीं किया जाएगा, इसके लिए किसानों को जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती है कि उनको टेक्निकल गाइडेंस देने का भी काम किया जाएगा। एक और बड़े फैसले के तहत मंत्रिमंडल ने रुपया डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान SPM निवास करने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने उसको
एक कार्योत्तर स्वीकृति आज प्रदान करी है, जिसमें कोलकाता स्थित नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के रूप में एक कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। और नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट के अलावा वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, डिसबर्स करने के लिए एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के रूप में उसको अभी वो जो कार्य कर रहा है उसके नामकरण को किया गया है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसानों के हित में लिए गए तीनों बड़े फैसले की। बड़ा फैसला कहा जा सकता है, वैसे तो सहकारिता पर केंद्र सरकार का इतना जोर है कि पहली बार सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया और अमित शाह वरिष्ठ नेता उनके मंत्री हैं। ये तीनों के तीनों फैसले खेती के लिए, किसानों के लिए, चाहे ऑर्गेनिक खेती हो, सहकारिता हो, काफ़ी अहम कहे जा सकते हैं आज के फैसले। देखिए, सहकारिता से कैसे किसानों का विकास हो और ग्रामीण इलाकों की आय बढ़े, इसमें हम देख रहे हैं कि पैक्स के गठन को लेकर केंद्र सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है और उसमें सुधारों की तरफ बहुत आगे बढ़ा जा रहा है। और जो बहुराज्यीय सहकारी संस्थाएं हैं जिनकी कई राज्यों में, एक से ज़्यादा राज्यों में शाखाएं हैं, ऐसे 3 सहकारी संघों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बीज उत्पादन में, वितरण में, निर्यात में और जैविक खेती यानी प्राकृतिक खेती की तरफ इसको बढ़ावा देने के लिए एक संघ की स्थापना को मंजूरी दी गई। तो इससे होगा क्या कि हम भविष्य में देखेंगे कि खेतीबाड़ी में जो जैविक खेती से जुड़े लोग हैं, बीज उत्पादन, वितरण, उसके प्रसंस्करण से जुड़े जो लोग हैं और साथ ही साथ निर्यात को लेकर जब हम देखेंगे कि सहकारी संस्थाओं के जरिए लोगों की आय बढ़ाने में इससे अच्छी खासा मदद मिलने की उम्मीद है। तो इससे होगा क्या कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता के जरिए और मजबूत बनाया गया और सहकारिता क्षेत्र को सहकारिता से समृद्धि की ओर जो एक नारा है उस पर कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए, उस पर बढ़ा जा सकेगा। क्योंकि सहकारिता का एक सफल मॉडल हम गुजरात में देखते हैं, अमूल क्रांति में देखते हैं, हम बनास डेयरी में देखते हैं और हमने देखा है कि महाराष्ट्र और गुजरात के कई इस सफल मॉडल को देश भर में अब दोहराने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से कुछ बदलावों के जरिए केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि कई राज्यों में जो बहुराज्यीय सहकारी संस्थाएं हैं उसमें 3 संघों के निर्माण से हम देखेंगे कि भविष्य में इसमें एक तेजी आएगी और लोगों को यानी किसानों को इसका फायदा होगा। ठीक है, एक दूसरा फैसला जो बड़ा फैसला कहा जा सकता है, हम जानते हैं डिजिटल लेन देन में भारत ने वैसे भी दुनिया में अपना झंडा गाड़ रखा है, सबसे ज़्यादा लेन देन भारत में होता है। ऐसे में भीम यूपीआई के लिए जो ये 2600 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है, इससे हम देखेंगे कि और ज़्यादा इस मामले में सशक्त होगा भारत। जी देखिए, डिजिटल लेन देन में कोई शुल्क न लगे, जो छोटे स्तर के डिजिटल लेन देन होते हैं उसमें सरकार एक योजना लेकर आई थी और अब 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि से उसे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। यानी हम और आप अगर कोई छोटा ट्रांजैक्शन भीम ऐप के जरिए या रुपए डेबिट कार्ड के जरिए करते हैं तो उस पर कोई शुल्क ना लगे। क्योंकि शुल्क लगने से होता क्या है कि लोग उससे बचते हैं, यानी कैश लेन देन बढ़ता है और साथ ही साथ दूसरे माध्यमों से लोग लेन देन करना बड़ा पसंद करेंगे, कार्ड, बड़े कार्ड के जरिए। लेकिन जब आप भीम यूपीआई या फिर रुपए कार्ड के जरिए जब आप लेन देन छोटा करते हैं तो इससे हम देखेंगे छोटे स्तर पर जो छोटे कारोबारी हैं, जो ग्रामीण स्तर पर कारोबार करने वाले लोग हैं या उपभोक्ता हैं ग्रामीण स्तर पर, वो भी जो अभी तक इसका इस्तेमाल कम करते हैं, बिल्कुल इसके इस्तेमाल की तरफ प्रोत्साहित होंगे। और वो भी हमने देखा है कि कितना बढ़त देखने को मिली है, बीते वर्षों में देखें कई गुना बढ़त देखने को मिली है डिजिटल लेन देन में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जोड़ने के लिए इस खबर पर। इसी के साथ खबर पर नज़र में आ गया है वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे दूसरी बड़ी खबर का रुख।
क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल डीडी नेटवर्क पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर पर नजर। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। दुनिया के सबसे लंबी जल यात्रा पर रवाना होने के लिए तैयार लग्जरी क्रूज गंगा विलास सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा पर रवाना होने के लिए ये तैयार गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा का लंबा सफर तय करेगा। ये क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों के रास्ते अपने मंजिल डिब्रूगढ़ को पहुंचेगा। क्रूज में 3 डेक हैं। तीनों डेक पर अलग अलग सुविधाएं पर्यटकों को मिलेंगी। इको फ्रेंडली क्रूज में इसके कचरों को एक जगह एकत्र कर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया जाता है। प्रदूषण का स्तर शून्य रखने के लिए ईंधन के रूप में हाई स्पीड डीजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। गंगा विलास क्रूज का आंतरिक साज सज्जा बेहद आकर्षक है। गंगा विलास क्रूज की लंबाई लगभग 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। इसमें पर्यटकों के रहने के लिए कुल 18 स्वीट्स हैं। साथ में एक 40 सीट वाला रेस्टोरेंट, स्पा रूम और 3 सन डेक भी हैं। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वाराणसी से रामेंद्र सिंह इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। रामेंद्र, जैसा ये हमने क्रूज़ देखा तो हमें भी मन में होता है कि काश हम भी इस क्रूज़ में होते। आपने तो इस क्रूज़ को बिल्कुल करीब से देखा, क्या कुछ खासियतें हैं इसकी, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, बहुत शानदार ये पूरा क्रूज जो है और जो यात्री आए हैं इनसे जब हम लोगों ने बात की तो इन्होंने कहा है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह स्वागत किया है वो लाजवाब है, उसको लेकर के बहुत खुश हैं। आज उन्होंने दुर्गा मंदिर देखा जो काशी के राज परिवार का है, 500 वर्ष पुराना है। और यहाँ पीछे आप जो आरती देख रहे हैं, इस आरती को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे साथ उनके डायरेक्टर है क्रूज के राज सिंह साहब। राज सिंह साहब, क्या महसूस कर रहे हैं जो लोग आए हैं? ये बहुत खुश महसूस कर रहे हैं और जो भारत सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है, इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। सारी व्यवस्थाएं हैं और इससे पूरे देश में, दुनिया में ये जाएगा कि बनारस जो है से काशी से और आसाम को हम दोनों नदियों को जोड़ सकते हैं। और रिवर क्रूज एक नया तरीका होगा जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं वहाँ भी लोग जाएंगे और उनको भी बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। काशी को देख के पर्यटक क्या कह रहे हैं? काशी आरती देख रहे हैं। काशी को देख के पर्यटक जो हमारे हैं बहुत मंत्रमुग्ध हैं और यहाँ जो भी व्यवस्था है बहुत अति उत्तम है भारत सरकार की तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से। और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं काशी में इस वक्त होना और इस आरती को देखना है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसी जगह आए जो इतनी स्पिरिचुअल है और इसका जो उनको अनुभूति हो रही है उसको वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। एक गंगा आरती में लेकर के आप पीछे खड़े हैं वो, तो इसको क्या उद्देश्य, क्या चर्चा हुई आपकी? नहीं, उनको देख के उन्होंने मैंने बताया ना, इसकी जो अनुभूति है, इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पर्सनल है और बहुत सोच का है। तो उससे उनके सोच में बहुत फ़र्क आ रहा है देख के कि भाई ये भी एक स्पिरिचुअल चीज़ है जो उन्होंने पहले तजुर्बा नहीं किया था, बट यहाँ देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है।
लालचंद जी, भले ही पर्यटन हो और इसमें व्यवसाय दिखता हो, लेकिन जो अध्यात्म भारत का उसको देख करके वो अभिभूत है। उनको लगता है कि किस तरीके का भारत है, कैसे यहाँ पूजा होती है, कैसे आरती है। बनारस की आरती दिव्य है जिसको देख रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो ये शुरुआत है, इसके बाद कितनी यात्राएं होगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी शुक्रवार को हरी झंडी इसको दिखाने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं रामेंद्र इसके लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे वर्चुअली, और इसको लेकर के क्रूज के लोग भी तैयार हैं, जिला प्रशासन तैयार है। वो सारी व्यवस्थाएं जो की जा सकती थी वो की गई। 13 को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी, क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, हमारे जहाज़ तैयार है, हमारे मेहमान जो बाहर से आए हैं वो तैयार हैं, और हम इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री हमारे करेंगे तो उसकी अच्छी ही शुरुआत होगी। ये उनकी सोच विचार है और उनकी ये का इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोजेक्ट में, जिससे कि हमारी जो नदियां हैं और हमारी वाटरवेज हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, पैसेंजर्स के लिए भी, व्यापार कार्गो के लिए भी, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और बहुत से एरिया से उनको बढ़ावा मिलेगा। जी जी, देखिए, इससे लालचंद जी लोग बहुत प्रसन्न हैं। तैयारियां लगभग पूरी हैं, प्रधानमंत्री की हरी झंडी का इंतजार है, और उम्मीद ये की जाएगी कि ये यात्रा अनेकों यात्राओं को आमंत्रित करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद पूरी भी होगी, क्योंकि ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा इतनी लंबी जल मार्ग पर यात्रा का। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए, और शुक्रिया उनका भी जो आपको जानकारी दे रहे थे इस गंगा विलास क्रूज के बारे में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन के समापन के बाद अब इस शहर में आज से 2 दिन के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुका है। समिट की थीम फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश रखी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 82 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। 10 पार्टनर देश हैं, 2 देशों के राष्ट्रपति हैं और 5000 से भी ज्यादा उद्योगपति हैं। इन्वेस्टर समिट में विभिन्न विषयों पर 19 सत्र हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। समिट की थीम फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश रखी गई है। समिट में 82 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 पार्टनर देश हैं, 2 देशों के राष्ट्रपति और 5000 से भी ज़्यादा उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न विषयों पर 19 सत्र होने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की जो शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे संबोधित किया और अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक, एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नीयत से चलने वाली सरकार ही विकास को गति दे सकती है। एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की संभावनाओं को बल दे रहा है। भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल होता इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। 8 वर्षों में हमने
नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। कितनी सजगता दिख रही है इस इन्वेस्टर्स समिट में मध्य प्रदेश प्रशासन की? देखिए लालचंद, भरोसा प्रधानमंत्री को इसलिए भी है एमपी सजग का, क्योंकि उन्होंने इस भरोसे के तहत उद्योगपतियों को ये भी कह दिया है कि आप जिस गति से मध्य प्रदेश में अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश 2 कदम आगे बढ़कर आपका उस गति में साथ देगा। आप जिस तरीके से नियम प्रक्रियाओं में आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश उतनी ही तेज गति से आपसे नियम प्रक्रियाओं में आगे बढ़ेगा और उसको पूरा करवाएगा। सवाल सिर्फ इतना ही था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स की शुरुआत हुई थी, वो दौर था जब मध्य प्रदेश विकासशील राज्य था। आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य हो चुका है और समृद्ध राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब एक राज्य समृद्ध राज्य की तरफ आगे बढ़ता है तो निवेशकों की नजरें एक राज्य पर होती हैं। वो भी तब होती है जब एक दौर वो था जब 2000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। आज 20,600 मेगावाट से ज्यादा बिजली जो है वो मध्य प्रदेश दे रहा है। एक बड़ा लैंड बैंक उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश दे रहा है। जो उद्योगपति आज इस इन्वेस्टर समिट में पहुंचे, चाहे वो बिरला ग्रुप की बात की जाए, आदित्य बिरला ग्रुप की, या फिर टाटा सन्स की बात की जाए, या रिलायंस की बात की जाए, अडानी ग्रुप की बात की जाए, तो इन तमाम उद्योगपति ने उन निवेशकों को यह बताया कि वो कितने सालों से मध्य प्रदेश पर विश्वास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश किस तरीके से टूरिज्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी विरासत, सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश की जो है वो टूरिज्म के साथ साथ वो वहां पर निवेश की संभावनाओं को बढ़ा रही है। अलग अलग सत्र, लालचंद, करीब 19 सत्र जो है वो होने हैं। मुख्यमंत्री खुद 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं उद्योगपतियों के साथ में। 300 से ज्यादा निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 के लिए आवेदन दिया हुआ है। कुछ राजनयिक दूसरे देशों के भी यहां पर शामिल हो रहे हैं, यानी कि दूसरे देश के लोग जो है अब वो भी मध्य प्रदेश पर नजरें गड़ाए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश वन संपदाओं से भरपूर है। मध्य प्रदेश पानी अगर देखें, रोड अगर देखें, ये तमाम वो चीजें जो बेसिक जरूरतें एक उद्योग को लगाने की होती हैं, वो तमाम कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए वो मध्य प्रदेश के पास है। एक जो आंकड़ा निकल कर आएगा, अगर हम देखें इस इन्वेस्टर समिट के बाद, कल चूंकि दूसरा और अंतिम दिन है, हम उम्मीद कर सकते हैं लालचंद एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा जो बताएगा कि आगामी कुछ वर्षों में कौन कौन से वो बड़े ग्रुप हैं। ट्राइडेंट की अगर बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि हम 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगे। FPO लगाने की बात जो है वो एक ग्रुप ने की हुई है। आदित्य बिरला ग्रुप का यही कहना था कि वो होटल्स के क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। टाटा सन्स IT के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। ट्राइडेंट है, ITC है, तमाम उद्योगों के लोग वो यहाँ पहुंचे हैं और संभावनाएं तलाश रहे हैं मध्य प्रदेश में और कहां का निवेश किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका आगे हम आपसे बात करते रहेंगे इस समिट के बारे में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आदित्य श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए थे। और अब बात कर लेते हैं जोशीमठ के संकट की, जहां मुआवजे को लेकर चमोली के जिलाधिकारी का कहना है कि हम सभी शेयर होल्डर से बात कर रहे हैं। 50,000 रुपये लोगों को पहले ही दिए जा चुके हैं ताकि वो शिफ्ट कर सकें। सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा भी की गई है, लेकिन जो लोग रेड जोन लगी इमारतों के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ऐसी इमारतों की वजह से दूसरे लोगों को मुसीबत उठाना पड़ सकता है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर डीडी न्यूज़ ने बात की है चमोली के डीएम से। डीएम चमोली इस समय हमारे साथ हैं और जो 2 होटलों को तोड़ने की बात हुई थी, लेकिन वो होटल टूटना अभी शुरू नहीं है क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। डीएम साहब, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरफ डेंजरस इमारतें हैं, कैसे समाधान होगा ये? देखिए, CBRI रुड़की की टीम यहाँ पर है, उन्होंने इन 2 बिल्डिंग्स को अनसेफ करार दिया है। तो जो आसपास के लोगों को जो रिस्क है उन बिल्डिंग से लेकर उसके रिस्क को देखते हुए तो उनका डिसमेंटलिंग एक सेफ़ और साइंटिफिक तरीके से किया जाना आवश्यक है।
जो लोग इसमें थोड़ा सा उनके कुछ अप्रीहेंशंस हैं, कुछ आशंकाएं हैं, तो उनको हम दूर कर रहे हैं, उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं। और सरकार ने उसको लेकर एक इंटरिम रिलीफ पैकेज भी अभी घोषित किया है कि एक 50,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि, और जो भी फाइनल रिलीफ पैकेज होगा उसको सम्मिलित, उसमें 1 लाख रुपए को सम्मिलित करते हुए वो हम उसको प्रदान करेंगे। बट लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं, जल्दी हम होप कर रहे हैं इसका सोल्यूशन होगा। लोग कह रहे हैं कि शिफ्टिंग में हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अगर कहीं जाएं तब भी पैसा खर्च करना पड़ा है, तो लेकिन प्रशासन उतना पैसा नहीं दे रहा है। देखिए, ये जो 50,000 रुपये मैंने आपको बताया, जो एक मुश्त ग्रांट है, जो अलग से है, वो 1 लाख से अलग है, तो वो इसी पर्पज़ के लिए है कि लोगों को शिफ्टिंग और जो उनको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना पड़ रहा है उसमें दिक्कत ना हो। साथ ही साथ देखिए, कई स्टेक होल्डर्स हैं, कोई चाहते हैं कि कैश कंपनसेशन हो, कई लोग चाहते हैं कि रिलोकेशन हो। उसके लिए कुछ लोगों ने हमें लैंड्स भी बताई हैं, उन लैंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी हमें जियोलॉजिकली वेटिंग भी करानी है। फिर इसको देखते हुए एक सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके रिहैबिलिटेशन पैकेज हम तैयार करेंगे। कब तक हो पाएगा? तो ये प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिश कर रही है कि लोग मुआवजा लें और वहाँ पर खाली करें। हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। नीरज, ये बताइए कि आप क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि लोग भी इस बात को तो समझते हैं कि वहाँ पर रहना कितना ख़तरनाक है। जब घरों में दरारें आ गई हैं, प्रशासन जब उनको इस तरह की व्यवस्था दे रहा है, तो जिनका विरोध है वो इस चीज़ को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, अपने विरोध को? देखिए लालचंद, उनका विरोध है कि जो मुआवजा की जो राशि है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि जो धनराशि उनको दी जा रही है, जो 1.5 लाख की धनराशि है, लेकिन अगर आप देखें तो डीएम चमोली ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये अंतिम धनराशि नहीं है, अंतरिम धनराशि है। क्योंकि शुरुआत में 50,000 की जो रकम है, अगर वो अपना मकान शिफ्ट करना चाहते हैं तो जो किराए का है और जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ों के लिए है, वो 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है सरकार ने। इसके अलावा 1 लाख रुपए की और जो राशि है वो लोगों को सरकार की तरफ से दी जा रही है, ताकि वो अगर कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी प्राइवेट घर में शिफ्ट होना चाहते हैं या किराए पे शिफ्ट होना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ों का जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकते हैं। और जो अंतिम जो मुआवजा मिलेगा उसकी एक कह सकते हैं कि एक बैठक है, जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ लगातार उसकी बातचीत चल रही है, जो एक कमेटी बनाई गई है। और सरकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि उनको जो भी कीमत दी जाएगी वो मार्केट रेट के हिसाब से दी जाएगी। जैसा कि आपने सुना भी लालचंद कि कई तरह के जो लोग हैं, कोई कैश मांग रहा है, कोई जमीन मांग रहा है, कोई ये कह रहा है कि उनको जो जमीन है वो इस तरीके से दी जानी चाहिए कि वो कमर्शियल उसका यूज कर पाए। तो कई सारे शेयर होल्डर हैं और उनकी अलग अलग तरह की डिमांड है। यही कारण है कि वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन मकानों के सामने या बिल्डिंगों के सामने बैठे हुए। लेकिन प्रशासन कह रहा है वो उनके साथ पॉजिटिव तरीके से बातचीत कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस समस्या का जो समाधान है वो भी कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे शेयर होल्डर्स अपना देखेंगे कि उनको ये ज़रूरी है कि वहाँ से वो खाली करें, और प्रशासन भी उनके साथ बातचीत करके जल्दी ही उन सभी को राज़ी करेंगे जो थोड़े से लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी। इसी के साथ खबर पर नज़र में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।